की तरफ से केंद्र की सरकार के जब 11 साल पूरे हुए उसके ऊपर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जहां उसने राष्ट्रीय स्तर पे वहीं उसके साथ साथ उसने हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया और बड़े दावे के साथ कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद पर्ची और खर्ची का सिलसिला खत्म हो गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैक्सिमम लोगों को जो रोजगार मिला उसमें हरियाणा से बाहर के मतलब अगर कोई 100 पोस्टें निकली तो हरियाणा के हिस्से में मुश्किल से 20 पोस्टें आई, 80 बार के लोगों को दी गई। सबसे पहले तो भाजपा की सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ रोजगार देने के मामले में भेदभाव किया और उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में 3 करोड़ रुपए नकद पकड़े गए। एसएस बोर्ड में पेपर घोटाला हुआ, उसमें उनके कर्मचारियों को जेल तक जाना पड़ा। अब की ताजा घटना है, ये जो सीटी का पेपर था उसके लिए जो एक पोर्टल इन्होंने बना रखा है सर्व पोर्टल के नाम से, उस पोर्टल को सुचारू रूप से ये लोग चला भी नहीं सके। उसमें हरियाणा प्रदेश के बच्चों ने जिन्होंने इस पेपर में जाना चाहिए था, लाखों ऐसे बच्चे हैं जो इससे वंचित हो गए। हमारी सरकार से डिमांड है कि 15 दिन का कम से कम और समय दिया जाए ताकि वो बच्चे भी अप्लाई कर सकें, वो भी कल के इसके एग्जाम में जा सकें। उसके साथ साथ जो लेक्चरर्स लगने थे, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो लगने थे, उनके अंदर भी इसी तरह का भेदभाव किया गया है अलग अलग डिपार्टमेंट में। बाकी सारी चीजें तो आपको जो प्रेस नोट दिया जाएगा उसमें लिखित रूप में दे देंगे, आप समय में उसको देख लेना। लेकिन सबसे ज्यादा अनदेखी अगर आज किसी वर्ग की जाती है तो हरियाणा प्रदेश में युवाओं के साथ साथ किसान वर्ग की। वैसे तो कोई अछूता नहीं है, लेकिन आप देखो ना, जहां इंसेंटिव मिलता है पढ़ने वाले बच्चों को, दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आज नहीं है जिस यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप ना मिलती हो। इवन हमारे यहां से जो स्कॉलर बच्चे हैं, अगर वो विदेश के किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन लेते हैं तो वहां की यूनिवर्सिटी अलग से उनको स्कॉलरशिप देती है ताकि उनकी यूनिवर्सिटीज का नाम भी वो बच्चे भविष्य में आगे बढ़ा सके। एचयू के अंदर जो स्कॉलर बच्चे थे, जो 75% से ज्यादा मार्क्स लेने वाले थे, जो पीएचडी के थे, जिनको 10,000 रुपया मिलता था महीने का स्कॉलरशिप का, जो आपके इसके एमएससी के थे जिनको 6,000 रुपया मिलता था, वहां का वाइस चांसलर जो है खुद अनपढ़ है, खुद के पास नकली डिग्रियां हैं। इनको लेकर के विधानसभा के अंदर हमारी पार्टी की तरफ से अर्जुन ने सबूत के साथ, हमारे विधायक ने चीफ मिनिस्टर के सामने ये बात रखी थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसने जो शिक्षा रत्न का अवार्ड ले रखा है वो भी फर्जी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए।
बजाय उसकी जांच करने के उसकी पीठ मुख्यमंत्री ने थपथपाई और उसका इतना हौसला बढ़ा दिया कि उसने जो स्कॉलरशिप दी जाती थी वो बंद कर दी। जब स्कॉलरशिप बंद की गई तो वहां पढ़ने वाले बच्चे जो जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी का नाम बढ़ता था, ये हमारी एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। और आप मान के चलो कि एग्रीकल्चर को अगर बढ़ावा देना है तो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, क्योंकि वही कल को साइंटिस्ट बनेंगे, वही कल को खेती बाड़ी को आगे लेकर के जाने का काम करेंगे। इन्होंने उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी। बच्चों ने जब उसके लिए वीसी के सामने जाकर के डिमांड रखी, ये पहली दफा हुआ है देश के इतिहास में मेरी ख्याल कि जहां जायज मांग के लिए बच्चों की बात सुननी चाहिए थी, बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और लाठीचार्ज वहां की जो सिक्योरिटी है एचओ की, उसने तो किया ही किया, उसके साथ साथ मतलब किस तरह से उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर जो थे, असिस्टेंट प्रोफेसर जो थे, केवल वीसी के आगे उनके अच्छे नंबर बन सके, उन्होंने भी उनके साथ शामिल होकर के उन बच्चों के ऊपर, निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई। इसको जितना कंडम किया जाए थोड़ा है। हमारी डिमांड है कि जिन बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, जिनको चोटें आई, उसकी एमएलआर कटनी चाहिए, और जिन्होंने इनके ऊपर लाठियां भाजने का काम किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ सिक्योरिटी अफसर को, वाइस चांसलर को और उन प्रोफेसर्स को तुरंत निलंबित किया जाए, नौकरी से हटाया जाए, जिन्होंने इस सारे चक्कर को अंजाम देने का काम किया। ये सोच समझ करके किया गया काम है। इसी तरीके से इस राज बनने के बाद गरीब बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। हालत ये कर दी कि जो गरीब घरों के बच्चे जो जाकर के यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार की तरफ से उनका खर्चा उठाया जाता है। अब सरकार कहती है कि आप फीस जमा कराओ, यूनिवर्सिटी भी कॉलेज भी दोनों कहते हैं आप फीस जमा कराओ, आपका जो पैसा आएगा सरकार की तरफ से वो हम आपको बाद में देंगे। अगर उनके पास पहले पैसा ही होता तो फिर सरकार के सामने हाथ क्यों फैलाते। इसी तरीके से कोई भी सरकार जो है, जहां कहीं अच्छी सरकार होगी, जहां सरकार की कहीं कोई बड़ाई करने वाला होगा, उस प्रदेश की हमेशा प्रशंसा होती है जिस पर एंड ऑर्डर ठीक हो, कानून व्यवस्था सही हो, जहां बिजली की व्यवस्था ठीक हो। बिजली की हालत ऐसी है, आज 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के कट लगते हैं। गांव में तो मुश्किल से 4 घंटे बिजली मिलती है। ट्यूबवेल की बिजली है ही नहीं, किसान परेशान कर रखा है। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर की तो दिवालिया पिट गया। मुझे हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री जब ये कहता है कि हम एक भी अपराधी को प्रदेश में नहीं रहने देंगे, उसके नाक के नीचे अपराध होते हैं। उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नारायणगढ़ के अंदर है, शरेआम हमारी पार्टी के एक साथी को, ये गैंगस्टर जो आज बने घूम रहे हैं, उन्होंने शरेआम उसको मार दिया। क्या नाम था उसका? हरविलास। आज तक हरविलास को मारने वाले पकड़े नहीं गए। इससे ज्यादा बुरा हाल और क्या होगा। उसके बाद आप देखो, यमुनानगर जिला नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में 12 ऐसे जिले हैं आज जहां शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो रही। 300 से ज्यादा ठेके हैं।
और यमुनानगर अकेले के अंदर 45 जोन हैं, टोटल 50 जोन हैं। 50 में से 45 जोन आज ऐसे हैं जहां कोई भी शराब का ठेकेदार जाकर के ऑक्शन में हिस्सा नहीं लेता। मुख्यमंत्री स्वयं ठेकेदारों को बुला करके कहता है वहां की सुरक्षा करेंगे। और गैंगस्टर जो है वो सामने से टेलीफोन करके कहते हैं कि अगर किसी ने भी जाकर के इस ऑक्शन में हिस्सा लिया हम उसको गोलियों से भून देंगे। इतनी हैरानी की बात है कि सरकार जो ऑक्शन सरकार ने करनी है वो भी नहीं कर पा रही, और फिर ये कहते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियां ठीक कर रखी है। ऐसे हालात जिस प्रदेश में हो जाएंगे उस प्रदेश के अंदर कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं आ सकती, कोई बाहर का आदमी आकर के अपना व्यवसाय नहीं खड़ा कर सकता। यहां के लोग ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर वाला कैसे आएगा? इससे ज्यादा बुरी हालत और क्या होगी? रोहतक पीजीआई में जो है, जो कर्मचारी है, पहले वो स्ट्राइक पे गए अपनी मांगों को लेकर के, उन्हें आश्वासन देकर के खड़ा किया गया। आज फिर 16 दिन से उनको जो आश्वासन दिए वो पूरे नहीं किए गए। आज फिर मजबूर होकर के कर्मचारियों को पिछले 16 दिन से हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। अगर हॉस्पिटल के कर्मचारी स्ट्राइक पे चले जाएंगे, सफाई कैसे होगी? अगर हॉस्पिटल में सफाई नहीं होगी तो इलाज कैसे होगा? उन लोगों की बात को सुनना चाहिए सरकार को। सुनने की बजाय उन्हें मजबूर किया जाता है स्ट्राइक करने के ऊपर, क्योंकि वहां भी इसी तरह का वाइस चांसलर लगा रखा है जो किसी की बात को नहीं सुनता। इवन अनिल विज ने स्वयं स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बात कही थी कि जिस आदमी को यहां डायरेक्टर बना करके लगा रखा है वो आदमी तो यहां पे चपड़ासी के काबिल भी नहीं है। ऐसी हालत है सरकार की। हम डिमांड करते हैं, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि जो इस किस्म के लोग हैं जिनको तुम्हारा सरकारी संरक्षण है, इसको बंद करो। और प्रदेश के लोगों में जो आज जिस तरह का डर का एक वातावरण बना हुआ है, उन लोगों को सरकार के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि तुम्हें यहां किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें सुधार नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी पार्टी की तरफ से लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों के साथ खड़े होकर के जहां उनका किसान पानी जहां ऐसे लोगों के साथ जो आज डर और भय का माहौल बनाया हुआ है, हमने सिरे से, क्योंकि हमारा प्रदेश चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात करती है सरकार, किस तरह से एक किसान को जिंदा जला दिया जाता है पानीपत के अंदर। आज तक भी एफआईआर नहीं है, जांच एसपी को सौंप दी, एसपी जांच कर रहा है, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। एक आदमी को जला दिया जाता है और उसकी रिपोर्ट ना आई, इससे ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी? एक चीज और मैं आपको बताता हूं, एजुकेशन की हालत कैसी है आज। हमारे यहाँ पे 2,25,000 सीटें हैं, ये जो हायर एजुकेशन में कॉलेजेज में। हैरानी की बात है, आज हमारे यहाँ बच्चे जो है पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि इतनी भारी फीस भरकम लगा दी कि उनको फीस देने में दिक्कत आती है। आज 1,22,000 सीटें तो भर दी गई, 1,03,000 सीट आज भी खाली है, दाखिले बंद हो चुके हैं। अगर कोई दाखिला लेने जाता है तो उसके आगे फिर जो प्राइवेट कॉलेज अपनी मनमर्जी से उनसे पैसा वसूल करते हैं।
ये सारा सरकार की मिली भगत से हो रहा है। ये अड्डे बना दिए इन्होंने। हर डिपार्टमेंट में आप ये मान के चलो सरकार का पूरा दखल है। दखल के साथ साथ सरकार ने ऐसे लोगों को वहां पे एडजस्ट कर रखा है जो अपनी मनमर्जी से उन डिपार्टमेंट में लूट मचाने का काम करते हैं। आज हमारी पार्टी में बहुत सारे साथी जो है शामिल हुए, जिनके नाम आपको माजरा जी बताएंगे कि कहां कहां से, कौन कौन सी जगह से, कौन कौन साथी और आज नए शामिल हुए। साथियों, आप जो हरियाणा प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अवगत कराया और जिस प्रकार से हमारी पार्टी का संगठन बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है और धरातल पर भी हम हर मुद्दे को लेके संघर्ष कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे पुराने साथी और संघर्ष के साथी वेद मुंडे जी आज हमारे कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, जो बहुत ही आधार के नेता हैं, आज हमारी पार्टी में शामिल होते हैं और आज इनको हमारी पार्टी एससी सेल का संयोजक भी नियुक्त करती है। अशोक भौरिया जी एडवोकेट हैं सोनीपत से, वो बहुत असरदार नेता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी प्रकार से आईटी सेल के हमारे किलायत हल्का से शोभा चंद डांडा जी एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, वो आज हमारी पार्टी में शामिल होते हैं। हमारे बहुत ही खुशी की बात है, कैथल में चौधरी परिवार बहुत बड़ा परिवार है और उनका बहुत बड़ा असर है। प्रवीण चौधरी जी हमारे आज पार्टी में भी शामिल होते हैं और हमें इन्हें व्यापार समिति जिला की जिम्मेदारी देते हैं। हमारे पुराने मित्र सरदार जसविंदर सिंह जी संधू जो हमारे कृषि मंत्री रहे हैं, उनके भाई राज सिंह संधू भी आज हमारे साथ पार्टी में शामिल होकर के पार्टी को मजबूत करने की ठानी है। रामपल बैंगड़ी जी जींद से हैं, वो भी हमारी पार्टी में शामिल होते हैं। मनोहर लाल जी, रामदिया रंगा जी, अजमेर सिंह जी उचाना से हैं। इन सारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और ये सब साथी हमारे लोकदल में शामिल होकर के पार्टी को मजबूत करने आ जाओ बस ठीक है, सबका स्वागत है। बट सारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत, ना बहुत धन्यवाद। कोई आपकी तरफ से शराब का एक सरकार की नहीं, ये एक माफिया बना दिया गया। ये जब कोरोना काल था, जब इनकी पिछली सरकार थी, उस वक्त इन्होंने अलग अलग माफिया खड़े किए पूरे प्रदेश में। भूमाफिया खड़ा किया गया था, रजिस्ट्री घोटाले हुए थे, एक शराब घोटाला हुआ था। शराब का एक ऐसा माफिया खड़ा कर दिया था कोरोना काल में कि सड़क के ऊपर कहीं आपको कोई एक व्हीकल नजर नहीं आता था। सरकार के द्वारा बहुत बड़ी सख्ती की गई थी, हर इंस्टीट्यूट जो था वो बंद था, एक से दूसरे के घर में भी लोग जाने से कतराते थे। उस वक्त भी शराब की कोई कमी नहीं थी, घर घर में शराब की सप्लाई होती थी। हमने डिमांड करी थी, हमने कहा था इसकी इंक्वायरी हो,
लेकिन सरकार ने इंक्वायरी करने की बजाय उन माफिया को प्रोत्साहन देने का काम किया। उसी का नतीजा है आज तक उसकी जांच नहीं हुई। अगर उसकी जांच होती है तो बहुत सारे लोगों के नाम सामने आ जाएंगे जो सरकार में, सत्ता में, जिनके पास ओहदे थे और जिन्होंने उनको संरक्षण दे रखा था, वो सामने आ जाएंगे। उनको बचाने के लिए आज सरकार उन माफियाओं के आगे मजबूर है। आज भी ये जो गैंगस्टर है, हरियाणा में कभी इस तरह के हालात नहीं हुए। यहां बहुत से और सरकारें भी नहीं, लेकिन अगर किसी ने भी इस तरह से डराने और धमकाने के नाम पे फिरौतियां वसूलने की कोशिश करी तो ऐसे लोगों के साथ सरकार ने बहुत सख्ती करी। आज ऐसी हालत है पूरे प्रदेश के अंदर, कोई जिला, कोई मेरी ख्याल डिस्ट्रिक्ट, कोई आपका सब डिवीजन ऐसा नहीं है जहां पे रोजाना इस तरह की वारदात ना हो। अनेक लोगों से टेलीफोन करके धमकियां देकर के पैसे मांगे जाते हैं। जब उनकी शिकायत करता है कोई जाकर के तो उसकी बात सुनने की बजाय उन्हें ये मैसेज कराया जाता है इधर से कि तुम बार के बार सल्टा लो अपना। मतलब पुलिस को कितना कमजोर कर दिया सत्ता में बैठे लोगों ने कि पुलिस उनके साथ सख्ती नहीं कर रही। अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति, आज ये चीफ मिनिस्टर है, मुझे एक दिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी देके देखो, शाम को बदमाश अगर एक पे नजर आ गए थे सारे के सारे बाहर हो जाएंगे, सारे के सारे जेलों में चले जाएंगे। अगर चीफ मिनिस्टर चाहेगा तो क्या नहीं होगा। हमारा भी राज था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे। ये ठीक है, अपराधी अपराध करते हैं, लेकिन कोई भी अपराधी ऐसा नहीं था जिसने अपराध कर दिया हो और वो बच करके निकल गया हो। टाइम लग गया होगा, किसी में 10 दिन लग गए होंगे, किसी में 20 दिन लग गए होंगे, लेकिन ये नहीं था कि अपराधी कहीं दोबारा सिर उठा सके। ये कितना भी बड़ा अपराधी था, सरकार ने उसके साथ सख्ती करी। अब तो शरेआम मतलब इस तरह के हालात हो गए कि हर रोज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा होगा जिसको टेलीफोन नहीं आते हो। थोड़े दिन में मुझे लगता है कि आप भी खबर छापते हो, आपको भी फोन आएंगे कि अगर ये खबर छाप दी तो देख लियो। आइए ना, नहीं अभी तुम्हारा नंबर भी लगने वाला है जो तुम टीवी पे दिखाते हो, है? मतलब ये तब है जब सरकार नहीं है, इसका मतलब सरकार खत्म है। मुझसे क्यों सच्ची बात करवाते हो? आपको पता नहीं है क्या? ये मिट्टी कोड़ ले गया काट के, ये पता नहीं आपको है? मैंने विधानसभा में स्वयं ये बात उठाई थी। आप यमुना की मिट्टी की बात करते हो, या तो गांव की पंचायतों की मिट्टी भी निकाल के ले गए और लोगों ने एफिडेविट दिए। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री था, उसका मिनिस्टर था जिसने मिट्टी निकाली थी, उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। इनका बस चले तो ये पूरे प्रदेश को बेच करके खा जाए। डमी चीफ मिनिस्टर है इसलिए है। अगर चीफ मिनिस्टर सही मायने में ताकत रखता हो तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं हो सकती। हर चीज के लिए चीफ मिनिस्टर को ऊपर पूछना पड़ता है। छोटे से छोटे मामले में दखल है बाहरी लोगों का। डमी सरकार है। स्टेटमेंट तो रोज ही देता है चीफ मिनिस्टर, किस दिन नहीं देता? वो ये दिखाने के लिए कि मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन हकीकत में मुख्यमंत्री नहीं है। ये बात आप भी जानते हो और पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है।
2 स्टेट के मुख्यमंत्री आज डमी हैं। वैसे तो और भी है, लेकिन हमारे पड़ोसी स्टेट पंजाब जो है उसका चीफ मिनिस्टर भी डमी है। वहां भी टोटल का टोटल जो है दखल केजरीवाल का है। ये लोगों को सोचना पड़ेगा, ये लोगों को इसके ऊपर फैसला लेना होगा कि ऐसे लोगों के हाथ में अगर सत्ता सौंपोगे, बागडोर सौंपोगे, तो फिर प्रदेश जो है तरक्की करने की बजाय निचले स्तर पे आ जाएगा, उसका आम आदमी को नुकसान होगा। चलें, आओ, धन्यवाद।